अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के इनकी ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रही होती है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देती। अब जिस तरह हमने देखा था कि एक चीज मैं बताना भूल गई, नहीं बताई थी, अभी डिस्कस नहीं हुई कि जो सिनैप्स है इसके अंदर हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम पड़ा होता है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसका काम क्या है कि इसने एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को कट डाउन कर देना है जब ये सिनैप्स के अंदर आएंगे और इसे एसिटाइलकोलिन एसिटेट प्लस कोलिन में कन्वर्ट कर देना होगा। तो ये फ्यू मिली सेकेंड तक ही अपने सिनैप्स के अंदर सिनैप्टिक स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटाइलकोलिन, और यहाँ से थोड़ी देर में एस्केप आउट कर जाता है जो कि मस्कुलर कंट्रैक्शन में कोई हेल्प आउट नहीं करता एसिटाइलकोलिन। यहाँ फिर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो इसे कट डाउन करके एसिटेट और कोलिन, और जो ये कोलिन है ये फिर दोबारा रिसाइकल हो जाता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। अब मैं बात करी कि इनकी अगर ब्लॉकेज करवा दें कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें एसिटाइलकोलिन को यहाँ तो बनने ही नहीं देगी, यहाँ तो उसकी एंट्री ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की एंट्री नहीं करवाएगी, यहाँ फिर वेसिकल्स को फ्यूज नहीं होने देगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखते हैं। कोलिन जो है वो दोबारा सेल के अंदर चला जाता है, लेकिन जो इसको प्रिवेंट कर रहा होगा वो होता है हेमिकोलिनियम। ठीक है, इसके अलावा ये चीज थी कि हमने देखा कि एसिटाइलकोलिन जो था वो बन रहा था साइटोसोल के अंदर, और फिर उसके बाद ये जाके एंटर होता है वेसिकल्स के अंदर। अब वो कौन सी चीज है जो इसको ही प्रिवेंट करेगी? ज़ैमिकोल इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जाहिर सी बात है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, या फिर नर्व इम्पल्स या फिर मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट नहीं हो सकती जब तक ये वेसिकल अपनी डॉकिंग करके यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को रिलीज ना करवा दे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बोtulinum टॉक्सिन यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को जो इसे नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे इसको जो ब्लॉक करते हैं ड्रग्स, उसे उनका नाम है नियोस्टिग्मेन या फाइजोस्टिग्मेन पाइरिडोस्टिग्मेन। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज याद करने वाली है कि नियोस्टिग्मेन और फाइजोस्टिग्मेन ये दोनों ना कुछ घंटों के लिए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को फॉर फ्यू आवर्स लो करके रखती हैं ताकि ये एसिटाइलकोलिन को इसके जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स में उन्हें कन्वर्ट ना कर सके। लेकिन जो एक डाई आइसो पायरिडोल फ्लोरोफॉस्फेट, या इसे हम पायरिडोसिग्मेन भी कहते हैं, ये फ्यू वीक्स तक मतलब अप टू वीक्स एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ऑक्यूपाई करके रखती है कि इसे कट डाउन ना कर पाए एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को। तो फिर क्या होगा अगर इस तरह है, अगर इस तरह होगा तो एसिटाइलकोलिन लगेगा जाके अपने रिसेप्टर्स पे, फिर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब मसल फर्दर 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 एक कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट के अंदर ही रह रहा है, वहां पे स्पैज्म कोज करवा देगा। अगर कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट बहुत ज्यादा देर तक रहती है तो वहां पे स्पैज्म बना देगा, और अगर ये लेरेंजियल या फिर रेस्पिरेटरी मसल का स्पैज्म करेगा तो इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स पे आ जाएंगे कि एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग करेगा आके, जिस तरह क्यूरेर कहते हैं डी ट्यूबोक्यूलरिन फॉर एग्जांपल, वो क्या करेगी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड कर देगी और इन्हें अपना काम करने से कैसे रोक सकती है कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं वो इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर ही रहेंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये सोडियम आयंस की एंट्री इनसाइड द सेल नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, नर्व कंडक्शन यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रुक जाएगी। अब एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कब नहीं करेंगे? जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा। ठीक है,
एक्शन पोटेंशियल आ गया, दैट मींस के इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन की एंट्री की वजह से। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं इनसाइड द मस्कुलर मेम्ब्रेन, ये होते हैं डाईहाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर्स। ये सेंस कर लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है मसल की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो फिर ये क्या काम करवाते हैं कि शुरू से स्टार्ट होते हैं कि साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या है कि वो स्टोरेज करेगा, कैल्शियम के आयंस की अंदर रिलीज भी करवाएगा, रीअपटेक भी करेगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब इनएक्टिवेटेड स्टेट है, रिपोलराइजेशन की फेज है, इसमें जो राइनोडिन रिसेप्टर होते हैं ना वो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मतलब माउथ एंड पे समझ लो के लगे होते हैं, इसके सिस्टर्न में, ये इसका सिस्टर्न नहीं है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा। तो वहां पे ये अटैच होते हैं और ये अलाउ नहीं कर रहे होते, जब रिपोलराइजेशन फेज है, राइनोडिन रिसेप्टर यहाँ पे आके लगा हुआ है, ब्लॉक कर रहा है, कैल्शियम की आउटर एंट्री कैसे करवाएगा ये, ठीक है। अब जब एक्शन पोटेंशियल आ गया हमारे पास, एपी आया, इसने क्या किया कि डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स जिसे हम डीएचपी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, इन्हें एक्टिवेट करवाएगा। तो ये एक स्प्रिंग लाइक वायर की तरह या फिर स्प्रिंग लाइक प्रोटीन के साथ राइडोडिन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। जब भी मतलब जिस तरह ये दोनों चीजें इसके साथ अटैच हैं, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ तो ये क्या करेगा कि ये राइडोडिन रिसेप्टर है, इसको यूं अपनी तरफ धकेलेगा और जो ओपनिंग है सिस्टर्न की या साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो ओपन अप हो जाएगी और जो कैल्शियम के आयंस हैं ये इनसाइड द मसल फाइबर्स या मसल मायोफिब्रिल्स रिलीज हो जाएगा। फिर ये क्या कराएगा, फिर वही दोबारा सारा ये जाके ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा जो कि डिसलोकेट करवा देगा ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की एक्टिव साइड से, ठीक है। फिर एक्टिन और मायोसिन के जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, मतलब ये मायोसिन जो होगा, मायोसिन का हेड या क्रॉस ब्रिजेस वो जाके बाइंड कर देंगे एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वहां पे, और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी बात हो गई। अब एक चीज देखनी है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होती है। एक्साइटेशन मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह से एक नर्व से मसल के अंदर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब हम ये चीज देखी थी कल के, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं, ये एलोंगेशन होती हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स ये मसल की ही एलोंगेशन होती है जो कि एक्शन पोटेंशियल को थ्रू आउट द मायोफिब्रिल ट्रांसमिट करवा रही होती है। अब इसमें एक ये चीज पॉइंट याद करने वाली थी कि जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं मैमल्स के अंदर, ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, मैमल्स के अंदर ये होगी ए और आई बैंड के जंक्शन के दरमियान, ठीक है, ए और आई बैंड के जंक्शन में। और अगर हम फ्रॉग्स की बात करेंगे तो इसमें जो होगी ये सी डिस्क की एग्जैक्ट पोजीशन पे पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो ग्रीन इन कलर आपको नजर आ रहा है ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसा। अब इसके कुछ ये जो एंड है इसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल है ये हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन दोनों ने इस तरह से कवर किया होता है कि जैसे ही फॉरन जिस तरह यहाँ पे नर्व इम्पल्स आई थी, ये हमारे पास ट्रांसफर ट्यूब्यूल था, जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी यहाँ से क्या होगा, डीएचपी जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो राइनोडिन रिसेप्टर्स को अपनी तरफ धकेलेंगे, कैल्शियम आयंस रिलीज करवा देंगे यहाँ से। तो इस चीज को ये इसके ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स को और प्लस ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल को हम कहते हैं ट्रायड ऑफ रेटिनैकुलम, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज हो गई एक्साइटेशन, जब नर्व इम्पल्स यहाँ से आएगी और सारी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल, फिर कैल्शियम यहाँ से रिलीज होंगे, कैल्शियम फिर यही दोबारा काम करवाना शुरू कर देगा। सो बेसिकली यही था इसका सारा मैकेनिज्म। अब कैल्शियम रिलीज हो गया, अब कैल्शियम ने दोबारा वापस भी तो जाना है इसके अंदर अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए अंदर,
अब यहाँ पे होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है, सॉरी कैल्शियम पंप होता है, सॉरी 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 ये कैल्शियम पंप है और ये एटीपी डिपेंडेंट, ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम पंप होता है जो कि आउटसाइड से जितने भी कैल्शियम के आयंस पड़े होते हैं जब रिपोलराइजेशन फेज आएगी तो ये इन्हें डंपिंग करवा देगा इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी प्रोटीन पड़ी होती है कैल्सिक्वेस्ट्रन। ये क्या काम करती है कि जितने भी सारे कैल्शियम के आयंस आते हैं उन्हें कहती है आ जाओ मेरे साथ आकर लग जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है इन्हें बाइंड करवा देगी और ये 40 टाइम्स मतलब एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग कंट्रैक्टेड स्टेट, रेस्टिंग स्टेट के अंदर रिपोलराइजेशन फेज के अंदर ये 40 टाइम्स मोर कैल्शियम आयंस को अपने साथ बाइंड करवा लेती है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम का पंप था ये 10,000 टाइम्स मोर एक्टिवेट हो जाता है जब रिपोलराइजेशन की फेज होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली like, share and subscribe my channel and watch out the complete video so you can grasp the concept. Allah Hafiz.